Hello all, I Dr. Mehuli Shatra welcome you all to the Language Expert. This is an online platform where you will be provided the well-structured notes, online classes, live clearing doubt classes, video recording and obviously the mock tests where you can check your blood pressure level, right? Today's topic is voice. We have already discussed voice in the previous sessions, but in this class we will learn how the advanced level voice change can be done, right? So it is for the advanced level students, right? Okay. Today we will learn some advanced level voice change where we would learn how to change the optative sentences and exclamatory sentences. At the same time, we will also learn how to change the voice of the complex sentences. इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि कैसे क्वासी पैसिव सेंटेंस को भी वॉइस चेंज किया जा सकता है और कहाँ पर वॉइस चेंज में सब्जेक्ट नेसेसरी नहीं है। मतलब कुछ पर्टिकुलर सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पैसिव में ही यूज करना सही रहता है, तो जब हम पैसिव में यूज करते हैं वहां पर हम सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते, इसलिए उन पैसिव की अगर हम एक्टिव करना चाहें तो वहां पर हमें सब्जेक्ट जो है वो बाहर से अलग से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ना। सो फर्स्ट आवर कंसर्न इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? इसको डिजायर सेंटेंस भी बोला जाता है ना। डिजायर सेंटेंस भी बोला जाता है जहां पर हम अपना विश जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं। सपोज वी से मे गॉड ब्लेस यू, राइट? अब जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा ही है, आप लोगों को बोला गया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को छोड़कर बाकी सब एज इट इज रहेगा। सिमिलरली इस सेंटेंस में भी आपको मे को एज इट इज रखना है और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू को यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पोजीशन में लाना होगा। सो मे यू। अब क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर मे जो है दिस इज एक्चुअली अ मॉडल वर्ड है ना, तो मॉडल वर्ड में आपको बी तो लाना ही पड़ेगा। सो मे यू बी। वर्ड क्या है? ब्लेस, थर्ड फॉर्म यूज करना होगा आपको, ब्लेस्ड बाय गॉड, राइट? क्योंकि गॉड यहाँ पर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, राइट? मे गॉड ब्लेस यू एंड you can change it into passive, may you be blessed by God, right? Next, we will see how we can change the voice of the exclamatory sentences, right? So the next concern is exclamatory sentences, right? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? एक्सक्लेमेशन हम यूज करते हैं इस सेंटेंस में, मतलब जब हम कभी बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, है ना, उन चीजों को, अपना जो सडन इमोशन है उन चीजों को हम बताने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के यूज करते हैं, है ना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल क्या हो सकता है? सपोज वी से हुर्रे, वी हैव won the match, right? So here again we will follow the grammatical rules only. Hurray will be hurray as it is रहेगा, ये तो है ना, तो ये तो as it is रहना है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? we। ऑब्जेक्ट क्या है? मैच, तो मैच सब्जेक्ट पोजीशन में आ जाएगा, the match। अब इस सेंटेंस में टेंस क्या है? We have won the match. So this is a present perfect tense, है ना। तो अब हम रूल क्या देखेंगे? रूल देखेंगे कि जहां पर have है वहां पर, मतलब जहां पे have has है वहां पर हमें उसी को as it is रखना है उसके सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग। सो द मैच इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पर हम has यूज करेंगे और उसके साथ been लगेगा, है ना। बीन तो लगना ही है, जहां पे हैव हैज है वहां पर पैसिव करने के टाइम पे आपको बीन तो लगाना ही है, तो हैज बीन
उसके बाद वर्ड क्या है, क्वीन, इसके ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं 1, तो हम उसी को एज इट इज रख देंगे 1. द मैच हैज बीन वन. और फिर वी जो है दैट इज इन सब्जेक्ट पोजीशन, तो ये आप ऑब्जेक्ट पोजीशन में आ जाएगा बाय अस. ठीक है, द मैच हैज बीन वन बाय अस, राइट. तो दिस इज हाउ वी कैन डू द पैसिव ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट. उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्वासी पैसिव क्या होता है, राइट. So the next concern is quasi-passive sentences. Quasi-passive sentences, right? तो quasi-passive में क्या होता है, नाम से हमें पता चल जाना चाहिए. quasi-passive मतलब जब आप उस सेंटेंस को बोलते हो इट वुड साउंड लाइक एन एक्टिव वॉइस, लेकिन उसकी जो हिडन मीनिंग है वो एक्चुअली पैसिव में है ना. लाइक हम एग्जांपल देख सकते हैं, हनी टेस्ट्स स्वीट. ठीक है, सो हनी टेस्ट्स स्वीट, राइट. अब हनी जो है वो अपने आप तो स्वीट नहीं लगते, जब कोई इंसान उसको खाते हैं तो ही वो स्वीट होते हैं, है ना, उनको स्वीट लगते हैं. तो भले ही इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव की तरह है, हनी टेस्ट्स स्वीट. तो आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस. लेकिन एक्चुअली इसके जो मतलब यहाँ पर इम्प्लाइड मीनिंग है वो है कि honey tastes sweet when it is tasted, right? So honey tastes sweet when it is tasted, right? हनी को जब टेस्ट किया जाएगा तभी वो स्वीट लगेगा किसी को, है ना. तो ये एक्चुअली अपरेंटली एक्टिव लगता है, बट इसका जो इम्प्लाइड मीनिंग है वो हमेशा पैसिव में रहता है. Therefore, these particular sentences are called quasi-passive sentences. एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, this book reads funny. ठीक है, this book reads funny. ये बुक जो है बहुत फनी है पढ़ने में. अब बुक अपने आप में फनी नहीं हो सकता, जब इस बुक को पढ़े जाएंगे किसी के द्वारा तभी ये फनी लगेगा, है ना. तो ये भी क्वासी-पैसिव का एग्जांपल है. तो इसके आप मतलब वॉइस जो है उसको चेंज कैसे करेंगे, this book is funny when it is read. ये बुक पढ़ने में फनी है जब इसे पढ़ा जाता है ना. तो therefore the implied meaning is in passive voice. ठीक है, तो these examples are called quasi-passive sentences. Okay. हमारे नेक्स्ट कंसर्न है, जब हम कुछ जगह पे पैसिव सेंटेंसेस देखते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट नहीं होते, है ना. ऐसा क्यों, और फिर जब हम उसको पैसिव से एक्टिव करेंगे तो फिर वहां पे हम कैसे सब्जेक्ट को लाएंगे, है ना, क्योंकि बिना सब्जेक्ट और बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव तो होते नहीं है. सो सपोज वी से माय वॉच हैज बीन stolen, right? My watch has been stolen. तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे by whom has my watch been stolen, है ना. तो हम बस इतना बता रहे my watch has been stolen, मेरी घड़ी चोरी हो गई, राइट. तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि my watch तो ठीक है, लेकिन किसके द्वारा किए गए वो यहाँ पर हम नहीं बता रहे.
क्योंकि कुछ पर्टिकुलर सेंटेंस होते हैं जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हो तो आप देखोगे कि किसके द्वारा किया गया वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मेरी घड़ी चोरी हो गई, ऑब्वियसली जो भी चुराए होंगे वो चोरी कहलाएगा। अब कौन चुराया है वी आर नॉट वेरी सर्टेन, राइट, हमें नहीं पता है कि किसने चुराया है। तो अगर ऐसे सेंटेंस को हमें एक्टिव में बोलना है तो हम क्या करेंगे, somebody has stolen my watch, ठीक है, somebody has stolen my watch। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर पैसिव में सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है वहां पे आप जब उसको एक्टिव में लाते हो तो सब्जेक्ट जो है आपको खुद से ही इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ना, एंड इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके आपको यहाँ पे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल हम और दे सकते हैं आपको, द thief was caught, ठीक है, चोर पकड़े गए, ठीक है। अब यहाँ पर भी किसके द्वारा पकड़े गए दैट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि चोर पकड़ने का काम पुलिस के ही होते हैं। तो जब हम इस सेंटेंस को एक्टिव में करेंगे तो जो सब्जेक्ट है यानी द पुलिस वो हमें खुद से ही समझ के इसमें लाना होगा, ठीक है। द पुलिस कॉट द thief, राइट। तो ऐसे जहां पर मतलब सब्जेक्ट नहीं है पैसिव में वहां पे उस सिचुएशन को समझकर आपको बाहर से सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल, है ना। नेक्स्ट हमारा कंसर्न है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक मेन क्लॉज रहते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है ना। वेल सपोज we say it is said that they know it, है ना। ये कॉम्प्लेक्स तो है ही, ऊपर से एक चीज और भी है, ये जो पार्ट है सेंटेंस का इट इज ऑलरेडी इन पैसिव, और जो दूसरा पार्ट है वो है एक्टिव में। क्योंकि एक्टिव का क्या है मतलब स्ट्रक्चर, जो नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव आपको कैसे समझ में आ रहा है, एक तो यहाँ पर बी वर्ब है ना, और ऊपर से जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज किया जा रहा है। सो इट इज ऑलरेडी इन पैसिव, वन पार्ट इज इन पैसिव एंड द अदर पार्ट इज इन एक्टिव, राइट। तो यहाँ पर आपको वॉइस चेंज अगर करने दिया जाता है तो आप कैसे करोगे, जो पैसिव का पार्ट है उसको आप एक्टिव में लाओगे और जो एक्टिव का पार्ट है उसको आप पैसिव में लाओगे, है ना। अगेन लुक एट दिस पार्ट, इट इज सेड, ये कहा जाता है, कौन कहते हैं वी डोंट नो। तो इस पार्ट में सब्जेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ पर हम एवरीवन कर सकते हैं, एवरीवन सेज, ठीक है। अब हम इट लाएंगे कि नहीं लाएंगे, क्योंकि इट यहाँ पर सब्जेक्ट पोजीशन में है मतलब पैसिवली ये ऑब्जेक्ट पोजीशन में जाएगा। लेकिन अब देखो कि अगर आप यहाँ पर इट लाओगे, इट फिर दैट जो है ये लिंकिंग वर्ड है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वहां पर दो क्लॉज के बीच एक लिंकिंग वर्ड होता है ना। तो इट के बाद फिर दैट लगाना दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ठीक है। एवरीवन सेज इट और फिर दैट लगाना दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो इसीलिए आपको इट जो है हटाना पड़ेगा, क्योंकि दैट जो है वो इट को रिप्लेस कर देंगे, है ना। सो एवरीवन सेज दैट, फिर इस सेंटेंस में देखो इसमें जो इट है इट इज इन ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो ये सब्जेक्ट में चला जाएगा इट इज, और फिर नो वर्ड है तो उसका शॉर्ट फॉर्म है नॉन, नॉन के बाद हमेशा टू लगता है, उसके बाद दे, ठीक है। दे क्योंकि सब्जेक्ट पोजीशन में है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पोजीशन में आ जाएगा। सो एवरीवन सेज दैट इट इज नोन टू देम, ठीक है। एक और एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। I know that
नो दैट ही हैज डन दिस। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि आई नो जो है दिस इज मेन क्लॉज, दैट जो है लिंकिंग वर्ड है, ही हैज डन दिस मतलब दैट ही हैज डन दिस, ये पूरा पार्ट जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ जाएगा है। तो अब आई नो का आप कैसे करोगे? इट इज नोन टू मी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोनों पार्ट का ही आपको वॉइस चेंज करना है, ठीक है। तो वाई इट कहां से आ रहा है? क्योंकि देखो दैट तो यहाँ पे एज ए लिंकिंग वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर जो इट है, तो मतलब अगर आप सेंटेंस को अलग अलग मतलब बोलते, एक साथ नहीं बोल के अगर आप अलग अलग बोलते तो आप कैसे बोलते? ही हैज डन दिस, आई नो इट, उसने ये किया था, मुझे ये पता है, ठीक है। ऐसे आप बोलते अलग अलग, तो फिर इट जो है इसको आपको सब्जेक्ट पोजीशन में लाना होगा पैसिव में, है ना। सो इट इज नोन टू मी दैट, अब यहाँ पर तो पूरी चीज क्लियर है, ही हैज डन दिस, दिस विल बी इन सब्जेक्ट पोजीशन। अब हैज है तो यहाँ पर हैज होगा, हैज बीन डन बाय हिम, ठीक है। सो इट इज known to me that this has been done by him, ठीक है। तो this is how we can change the voice of the complex sentences and I hope that you all understood this। मिलते हैं अगली क्लास में। Thanks for watching the video।